दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जानन टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे फिर एक निवेदन करना है, फिर एक बार निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है, गुजारिश करनी है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो हम आपको डालें उसका नोटिफिकेशन तत्काल आपको मिल जाया करे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें, अपनी राय ज़रूर दें। हम आपकी राय को बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं और उससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। हम अपने में सुधार करते हैं, हम उत्साहित होते हैं। आपकी जो है सराहना जब मिलती है तो आप ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक समय पिछड़ों के सबसे बड़े नेता, देश के सबसे बड़े नेता कल्याण सिंह की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी उनकी जयंती को बड़ा उत्साहपूर्वक मना रही, जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं। जितने भी जिनकी अपनी एक तरह से जातियों में पकड़ जिन नामों की है, जो जातिगत अस्मिता के, किसी जाति विशेष की अस्मिता के प्रतीक बन गए, वो सारे के सारे लोगों के लिए इस तरीक़ा का भारतीय जनता पार्टी में आडंबर होता रहता। भले ही ये बात दूसरी है कि कल्याण सिंह को मोदी युग में जिस सम्मान के और जिस रुतबे के हकदार थे वो नहीं मिला। अटल जी की भी जब ये कहा जाता है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो उसमें अटल जी की भी जो है को भी एक तरह से जोड़ दिया जाता है, भले ही खुल के न कहा जाए। लेकिन चूँकि अटल जी ब्राह्मण अस्मिता के प्रतीक हैं तो इसलिए जो है एक अटल जी तो हालांकि खुद तो जातिवाद से अपने को ऊपर रखते थे, लेकिन फिर भी उनके साथ देश भर में ब्राह्मण समाज की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए अटल जी का भी जयंती और उनके निर्वाण दिवस के दिन बहुत शिद्दत के साथ उनको याद करने का अभिनय, उनका याद करने का सॉन्ग भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है। बहरहाल कल्याण सिंह एक बड़े ही सिद्धांतवादी नेता थे, उसूलों के पक्के नेता थे। उत्तर प्रदेश में जब 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर सरकार बनाने का अवसर मिला, तो चूँकि कांग्रेस ने पहचानते हुए भी इस बात को अनदेखा किया कि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे जिस वर्ग की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो उन पिछड़े वर्गों के बीच में सत्ता पर वर्चस्व प्राप्त करने की ललक बढ़ चुकी है। तो कांग्रेस ने भी जब 1980 से और 89 के बीच के दौर में कई बार कांग्रेस में मांग हुई कि कांग्रेस को जो है उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक प्रबंधन के लिए एक पिछड़े वर्ग का एक मुख्यमंत्री चुनना चाहिए। 80 से 89 के बीच कांग्रेस ने कई बार मुख्यमंत्री बदल के प्रयोग किए। पहले वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, फिर उसके बाद श्रीपद मिश्र को मुख्यमंत्री बनाया, फिर नारायण दत्त तिवारी आए, फिर नारायण दत्त तिवारी के बाद फिर वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया और फिर वीर बहादुर सिंह के बाद एक बार फिर नारायण दत्त तिवारी को बना दिया गया। ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में उनकी कांग्रेस की चक्री घूमती रही। पिछड़ों को आजमाने की कोशिश उसने नहीं की और इसका नतीजा हुआ कि 1989 में उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ों की विमुखता थी और जो लोकदल परिवार जो पहले से ही पिछड़ों की राजनीति कर रहा था, मध्य जातियों की राजनीति कर रहा था, उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह की अपनी छवि का जो पासंग जुड़ गया, उसकी वजह से मुख्य रूप से जो कांग्रेस को सत्ता से बाहर होने का जो श्रेय दिया जाना चाहिए वो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की जो उसने अनदेखी की वही है। उत्तर प्रदेश में अगर वो कांग्रेस मजबूत बनी रहती 1989 के चुनाव में तो वो सत्ता से बाहर नहीं होती, बहुमत उसका कम हो जाता या जैसे जोड़ तोड़ करके वो सरकार बना ही लेती। क्योंकि 1989 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़े दल के नेता के रूप में उभरी थी। 200 से ऊपर उसके सांसद चुने गए थे, लेकिन उसने
घोषणा कर दी थी राजीव गांधी ने कि वो सरकार नहीं बनाएंगे। बहरहाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नासमझी नहीं की और ये नादानी नहीं की, और भारतीय जनता पार्टी ने, यद्यपि वह एक सवर्णवादी पार्टी मानी जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक समय में अटल जी को मुख्यमंत्री के रूप के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा था 1967 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, लेकिन अटल जी का चेहरा कोई कमाल नहीं दिखा पाया था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने समझदारी से काम किया और जो है कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनने का अवसर किया। इस दौरान उन्हें कम ही मौका मिल पाया, और वो भी पार्टी के जो एक तरह से जो एक पार्टी में जो एक हावी था जो जातिवाद, उसके कारण उनको असमय सत्ता से बाहर होना पड़ा। लेकिन एक प्रशासनिक क्षमता के धनी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी उन्होंने छवि बनाई, बहुत ईमानदार उन्होंने सरकार बनाई। वो अपने पार्टी के नेताओं की भी गलत राय मंजूर नहीं करते थे, प्रशासन के मामले में उनका भी दखल मंजूर नहीं करते थे, और इसलिए पार्टी के नेता उस समय वातावरण यह था कि जैसा जनता दल में मुलायम सिंह ने चलाया है वैसा उसी का अनुकरण भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का अवसर मिला है तो जैसे मुलायम सिंह के राज्य में उनके कार्यकर्ता को चाहे कुछ करने की छूट प्राप्त थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कल्याण सिंह के राज्य में मिलनी चाहिए। लेकिन कल्याण सिंह ने राजनीतिक इस तरह की अराजनीतिक अराजकता को बढ़ावा देना गवारा नहीं किया। इसलिए पार्टी के उनके लोग कहने लगे थे कि हमने मुख्यमंत्री चुना है या मुख्य सचिव चुना है, लेकिन वो लोग चाहे कुछ कहें, लेकिन वो एक लौह प्रशासक साबित हुए थे। और ये था कि उनके समय पे नियुक्तियां भी हुई तो नियुक्तियां बड़े पारदर्शी तरीके से हुई और भ्रष्टाचार को उन्होंने काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया था। लेकिन अब क्यों चली गई उनकी इस समय सरकार? क्योंकि जो बक्सी के तालाब में सवर्ण विधायकों की बैठक हुई उसमें राग अलापा गया कि हमारे तो किसी ज़माने में हमारी जात के 125 MLA होते थे, अब हमारे तो 25 ही MLA रह गए, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो किसी भी तरीके से एक पिछड़े नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देख पाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो ये उन्होंने बड़ा उसका एक तूफान, एक बड़ा विवाद खड़ा किया, बड़ा हल्ला मचाया। और अगर वो केवल कल्याण सिंह को गिराना अपना लक्ष्य था, वरना कोई ज़रूरी नहीं थी कि उसके लिए उनके इतनी जल्दी कल्याण सिंह के इतने छोटे कार्यकाल के बाद ही बड़ी बेसब्री राम जन्मभूमि के लिए दिखाई जाती। वो इंतज़ार कर सकते थे कि सरकार का कार्यकाल पूरा हो, उसके बाद में राम जन्मभूमि की आर पार की लड़ाई लड़ें। लेकिन राम जन्मभूमि मंदिर बनवाना उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य ये था कि एक पिछड़ों को, जो उनके एक तरह से पूर्वाग्रह थे पिछड़ों और दलितों को लेकर, वो समझते थे कि ये जो है ये हमारी इनको हमारी छाती पर मूंग दलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, इन्हें हमसे ऊंचे बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इतना बवंडर खड़ा किया कि कल्याण सिंह की सरकार बेवजह चली गई, बेवजह वहाँ पे बाबरी मस्जिद करा दी गई। लेकिन कल्याण सिंह इतने जातिवादी थे कि जब वो मुकदमा चला तो उन्होंने उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और एक दिन की प्रतीकात्मक सजा भी उन्होंने इस बात के लिए भोगी। बाद में जो है वो उनका कल्याण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे, दूसरी बार उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और राजनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे। हालांकि कल्याण सिंह ने खुद अपनी इच्छा से उन्हें काम करने का मौका मिला होता उस समय, तो वो शायद वो उस ढंग की सरकार बनाना, एक बदनाम सरकार बनाना वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन दूसरी बार जिसमें राजनाथ सिंह ने कांग्रेस से दल बदल कराया 22 विधायकों का, तो 22 विधायकों को मंत्री बना दिया। इस तरह से एक नई परंपरा का सूत्रपात किया जो कल्याण सिंह के संस्कारों के, कल्याण सिंह के छवि के, कल्याण सिंह के सोच के बहुत खिलाफ था। लेकिन फिर भी उनके साथ, और उसका ठीक है उनके सिर पे फोड़ दिया गया, क्योंकि कल्याण सिंह के एक बर्दाश्त करने की
एक सीमा थी और दूसरी बार के कार्यकाल में वो जिस प्रशासनिक क्षमता की पहली बार में लोग उनके कायल थे, दूसरी बार में वो प्रशासनिक क्षमता पे उनकी पे बट्टा लग गया। स्वाभाविक रूप था इससे था कि उन जो समर्थन दे रहे थे सरकार को जो विधायक, वो बहुत अनावश्यक, वो सारे के सारे नेता अनावश्यक दबाव बनाते थे और कल्याण सिंह का वो मिजाज उसके अनुरूप नहीं था। और अंततोगत्ता वो गठबंधन सरकार की विफलता का ठीकरा कल्याण सिंह के सिर पर फोड़कर और कल्याण सिंह को हटा दिया गया और उनकी जगह पर अटल जी ने व्यक्तिगत मित्रता निभाने के लिए उन रामप्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का, जिन्हें अपने सहयोगी मंत्रियों की भी याद नहीं रहती थी, जो याददाश्त भूल चुके थे, जिसकी अब निर्वाह मतलब उसी ढंग की परंपरा का निर्वाह कहीं कहीं अब मोदी जी भी कर रहे कि किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने का वो जो प्रयोग कर रहे, भले ही जिस प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बनाया जाए उस प्रदेश का जो हाल हो, उस प्रदेश के लोगों का जो हाल हो वो जाने, लेकिन वो जो है अपना एक हनक दिखाने के लिए किसी को भी, अभी इन्होंने जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए तो उसमें किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने की उन्होंने जो है वो सनक दिखाई है। हालांकि अटल जी की सनक तो नहीं थी, लेकिन रामप्रकाश गुप्ता पर उनका दोस्ती के उनके संस्कार रहे होंगे, दोस्ती के निभाने की एक शायद एक मानवीय इच्छा रही होगी, लेकिन वो सरकार भारी पड़ी। और उसके बाद फिर राजनाथ सिंह जो एक सपना सजाए हुए थे कल्याण सिंह के समय ही, जब उनको शिक्षा मंत्री के रूप में नकल रोकने के लिए बड़ी शोहरत मिली थी। हालांकि उसके परिणाम में वो चुनाव हार गए थे, क्योंकि मुलायम सिंह ने नकलचियों को पूरी छूट देने का प्रलोभन देकर चुनाव लड़ा था, तो अगली बार उनको समर्थन मिल गया था, युवकों का बड़ी संख्या में समर्थन मिल गया था, ये दूसरी बात है। लेकिन राजनाथ सिंह सफल नहीं हो पाए थे, तो तभी से राजनाथ सिंह सपना देखने लगे थे और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो वो बहुत बेताब होने लगे थे कि मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिले। और फिर उन्होंने बड़े लच्छेदार भाषण दिए। अपनी भाषण कला पर वो राजनाथ सिंह जी खुद ही बहुत रीझे रहते थे और वो अपने आप को अभी भी एक ज़माने के जो रेडियो सीलोन के सिंगर थे, जो बिना का गीत माला प्रस्तुत करते थे, तो वो सॉरी सिंगर नहीं, उद्घोषक अमीन सयानी, तो वो अपने आप को उनको लगता है अपनी आवाज़ का सुरीलापन, आवाज़ की खनक उनको सुनी अमीन सयानी से कम नहीं लगती। वो भी अमीन सयानी का जो है अपने को अमीन सयानी का एक अक्स, हालांकि अब तो अमीन सयानी से वो काफ़ी आगे निकल गए, लेकिन एक तरह वो अपने अक्स बसाए रहते थे। तो राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बन गए और उनने ये सोच के कि बहुत तीरंदाजी दिखाएंगे, लेकिन राजनाथ सिंह ने जितनी भी तीरंदाजी दिखाई, जितना बागपटुता अपने तरीके से दिखाई और पिछड़ों के आरक्षण में से अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण, अति दलितों को अलग से आरक्षण, इस ढंग के उन्होंने कार्ड चले, लेकिन सबका कोई नतीजा नहीं मिला। न तो कोई उनकी प्रशासनिक क्षमता पर कोई मतलब किसी ने जो है, न कोई लोग कायल हुए, न उनके लच्छेदार भाषणों के कायल हुए और सत्ता गंवानी पड़ी उनको। 2002 के चुनाव में राजनाथ सिंह को, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आई उत्तर प्रदेश में, फिर उसको सरकार बनाने का मौका मिला, तो पहले विचार यही था कि पहले लोग भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर लोगों का, कार्यकर्ताओं का मानना ये था कि कल्याण सिंह अपने आप को प्रूव कर चुके, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री वो साबित हुए थे पहली बार में, तो एक बार उनको अगर मौका दिया जाए तो जो प्रदेश में एक अराजकता का माहौल पिछली सरकारों की वजह से बना है, उसका अराजकता का माहौल और एक पार्टी की, एक सरकार की साफ सुथरी छवि पेश करने में बड़ी सहायता मिल सकती है। लेकिन कल्याण सिंह का जो पिछड़े नेता के रूप में एक जो बड़ा कद था, और मोदी जी उस समय राष्ट्रीय राजनीति में अवतरित हो चुके थे, तो उन्हें तो अपना प्रतिद्वंदी, अपना कोई समकक्ष बिठाना गवारा नहीं होता, तो इस नाते कल्याण सिंह उम्र का बहाना लेके, और जो उम्र का बहाना अपने ऊपर वो
लागू नहीं कर रहे, तो मोदी जी ने उम्र का बहाना लेके और उनको राज्यपाल बनाकर सक्रिय राजनीति से उनको विदाई दे दी। कल्याण सिंह, जैसा हमने बताया कि बहुत ही सिद्धांतवादी थे, और एक ज़माना तो खैर वो था कि जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने फर्रुखाबाद की जेल में वो इतने चिढ़े हुए थे वीपी सिंह से, क्योंकि उनके अंदर वो, जैसे सरदार पटेल के अंदर पहले चेतना नहीं थी पिछड़ा वाली, और वो जो शूद्रों वाली जो सामाजिक जो उनके समाज ने भोगा था उसको लेकर उनकी चेतना नहीं थी, और वो डॉक्टर अंबेडकर से इसलिए बहुत नाखुश रहते थे उनकी आरक्षण की मांग को लेके, पूना पैक्ट की मांग को लेके। बाद में हालांकि वो डॉक्टर अंबेडकर के प्रशंसक बने, और उनको संविधान सभा में जब पाकिस्तान अलग हो गया और उनकी संविधान सभा की सदस्यता रद्द हो गई थी, तो दोबारा संविधान सभा में लाने का श्रेय सरदार पटेल को ही रहा। लेकिन पहले वो सामाजिक न्याय के विचारों से वो समझते थे कि ये विचार तो बड़े जो है देश को तोड़ने वाले विचार हैं, तो वो इससे सहमत नहीं होते। तो इसी तरीके से कल्याण सिंह की राय उस समय तक तो वीपी सिंह के बारे में यही थी। तो वीपी सिंह जब उनके एक समय पे एक किसान आंदोलन जब वीपी सिंह ने किया था, तो उन्होंने फर्रुखाबाद की जेल में बंद कर दिया, और पूर्व प्रधानमंत्री का उसके प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए जेल में ऐसे कमरे में उनको रखा जहाँ बिजली की फिटिंग भी दुरुस्त नहीं थी, और वीपी सिंह को करंट लग गया। वो इस सीमा तक मतलब वीपी सिंह को खतरनाक माने हुए थे, वही उन्हीं पूर्वाग्रहों की वजह से, क्योंकि उस समय तक उनकी राजनीतिक चेतना का पर्याप्त विकास नहीं हुआ था। लेकिन अब जबकि उन्होंने इस बीच में जो उन्होंने खुद उनको भोगना पड़ा राजनीति में, उनको जो बाद में मुख्यमंत्री पद से उतरने के बाद में अपनी पार्टी बनाने से लेके और फिर पार्टी में आने तक जो संघर्ष उनको करना पड़ा, उसके बाद में उनका एक नया अवतार हो गया, और वो सामाजिक न्याय की राजनीति का महत्व, उसकी प्रासंगिकता और न्याय के लिए उस राजनीति की दरकार को महसूस करने लगे थे। इसलिए वो वीपी सिंह की जयंती के कार्यक्रम में राजस्थान से चलकर और वहाँ लखनऊ आए थे, और उन्होंने बड़ा जोरदार भाषण दिया था। पिछड़ों के साथ वीपी सिंह ने जो किया उसको लेकर उन्होंने वीपी सिंह के प्रति बड़ी कृतज्ञता व्यक्त की थी, और समूचे पिछड़े समुदाय को ये समझाने की कोशिश की थी कि वो जो है उनको वीपी सिंह का बहुत आभार मानना चाहिए। और उन्होंने कहा कि वीपी सिंह की लाइन में आगे बढ़ते हुए उन्हें जो है, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीनने से मिलते, तो प्रशासन में भागीदारी के अधिकार के लिए उनको जो है भागीदारी के अधिकार को छीनने के लिए आगे बढ़ना होगा। थानेदार से लेके एसपी और जो है बीडीओ से लेके और उस तक की डीएम तक की पोस्ट के लिए उन्होंने कहा था, क्योंकि उस समय योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, और प्रशासनिक नियुक्तियों के बारे में योगी जी के विचार जो है बड़े ही अनुदारवादी विचार है। सब जानते हैं कि उनके मन में ये भरा हुआ है कि जो उच्च जातियों के लोग हैं वो ज़्यादा साफ सुथरे भी होते हैं और उनके अंदर योग्यता और क्षमता भी होती है। तो इसलिए वो जो उनकी जो संख्या बल पिछड़ों और अनुसूचित जातियों का है उसके मुताबिक वो उनको जो है हिस्सेदारी देने से परहेज करते हैं। और अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में तो उनका दृष्टिकोण कुछ ज़्यादा ही जो है प्रतिगामी है। और मतलब जो एक कांग्रेस ने एक समय जब एम.एल. नंदन बनाते तो व्यवस्था की थी कि हर ज़िले में डीएम और एसपी में से एक पद अनुसूचित जाति का हो, क्योंकि उस समय तो पिछड़े वर्ग के तो अधिकारी नहीं थे, उस समय तो पिछड़ों के लिए आरक्षण तो लागू हुआ नहीं था। तो एक ब्राह्मण होते हुए भी भगवाना जी ने एक व्यवस्था कराई थी, और ये व्यवस्था का पालन बहुत लंबे समय तक हुआ। लेकिन आज योगी जी के कार्यकाल में वो सहानुभूति रखने तक, दया रखने तक तो वो दलितों के प्रति दया रखने तक अपने को सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा वो सत्ता में पावर शेयरिंग करें पिछड़ों के साथ में और दलितों, और ख़ासतौर से दलितों के साथ में, ये इस बात को योगी पचा नहीं पाते। बहरहाल जो भी बात है, अब बहरहाल जो भी हो, लेकिन आज कल्याण सिंह की
एक जयंती है। तो आज कल्याण सिंह को एक उत्तर प्रदेश की बहुत ही कुशल, एक बहुत ही कर्मठ प्रशासनिक क्षमता के धनी नेता के रूप में और सामाजिक न्याय की राजनीति के एक चेता के रूप में उनको याद किया जाना चाहिए। और उन्होंने जो, अगर राम मंदिर बनाकर, राम जन्मभूमि मंदिर बनने से कोई महान कार्य किया है, तो उसके लिए जो इन्होंने त्याग किया और जो बलिदान दिया, उसके लिए भी उनके प्रति उनको बहुत ही कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।